दोस्तों, भारतीय सैन्य वीरता के इस विशेष ऐतिहासिक विश्लेषण में स्वागत है। आज हम एक ऐसे ऑपरेशन की गहराई में उतरेंगे जो किसी हॉलीवुड थ्रिलर से कम नहीं है। चलिए सीधे मार्च 2004 के उस दौर में चलते हैं, जम्मू कश्मीर के शोपियां के उन बर्फीले, शांत और खौफनाक जंगलों में, जहां इतिहास की एक बेहद असाधारण घटना आकार ले रही थी। एक पल के लिए इस दृश्य की कल्पना करते हैं। एक छोटा सा लकड़ी का केबिन, बाहर जमा देने वाली ठंड और अंदर भारी सन्नाटा। चारपाई पर हिजबुल मुजाहिदीन के दो सबसे खूंखार कमांडर बैठे हैं और उनके सामने खड़ा है एक अंडरकवर खुफिया एजेंट, इफ्तिखार भट्ट। हवा में एक बहुत ही तीखा सवाल गूंजता है, तुम आखिर हो कौन? सच मानिए, इस एक सवाल पर ही जिंदगी और मौत का फैसला होना था। हम बिल्कुल उस तनाव के बीचों बीच हैं। बाहर बर्फीली हवाओं का शोर है, मिट्टी के चूल्हे पर कहवा उबलने की महक है और इफ्तिखार के कंधे पर टंगी है AK-47। एक बहुत बड़े हमले की तैयारी चल रही है, लेकिन ठीक उससे पहले कमांडर अबू तुरारा के दिमाग में शक का कीड़ा रेंगने हकता है। केबिन का माहौल इतना भारी है कि मानो इसे चाकू से काटा जा सके। तो चलिए इस कहानी के पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, सेना का वो गुप्त रास्ता जो इंजीनियरिंग से होते हुए एनडीए तक जाता है। अब दिलचस्प बात यह है कि केबिन में खड़ा वो इफ्तिखार असल में हरियाणा का एक मिडिल क्लास लड़का था। घरवालों को लग रहा था कि बेटा इंजीनियरिंग कर रहा है, लेकिन हॉस्टल के कमरे में छुप छुप कर एनडीए की तैयारी चल रही थी। लेकिन सेना तक पहुंचने के रास्ते में एक बहुत बड़ी रुकावट थी। मेडिकल क्लियर करने के लिए वजन कट ऑफ से 6 किलो कम था और समय सिर्फ 4 हफ्ते। यहां उनकी मां का मजबूत साथ मिला। एक सख्त डाइट प्लान बना, दूध, केले, घी और हाई प्रोटीन डाइट। और नतीजा, सिर्फ 4 हफ्तों में 8 किलो वजन बढ़ा लिया। मतलब इसे कहते हैं असली लगन। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर। आखिर इफ्तिकार का जन्म हुआ कैसे और एक पैरा एसएफ तक का सफर कैसा रहा? दरअसल 1999 के कारगिल युद्ध ने इस लड़के के अंदर देशभक्ति की एक ऐसी आग जलाई जो कभी बुझी नहीं। 38 राष्ट्रीय राइफल्स में फ्रंट लाइन पर अपनी धाक जमाने के बाद एंट्री होती है एलीट 1 पैरा स्पेशल फोर्सेस में। उस वक्त सेना को एक ऐसे चेहरे की जरूरत थी जो आतंकियों के नेटवर्क को अंदर से खोखला कर सके। और यहीं से शुरू होता है असली खेल। 1 पैरा एसएफ के एलीट कमांडो मेजर मोहित शर्मा ने खुद को पूरी तरह से बदल लिया और बन गए एक कश्मीरी लोकल इफ्तिखार भट्ट। एक ऐसा इंसान जिसकी कहानी ये थी कि सेना ने उसके भाई को मारा है और अब उसे सिर्फ और सिर्फ बदला चाहिए। अब ये कोई आसान मेकओवर तो था नहीं कि एक दिन में हो जाए। महीनों की बेहद बारीक तैयारी लगी। दाढ़ी और बाल बढ़ाए गए, एकदम ठेठ कश्मीरी लिबास पहना, डोगरी और उर्दू भाषा सीखी और तो और कुरान की आयतें तक मुंह ज़बानी याद कर लीं। बदले की जो बैक स्टोरी गढ़ी गई ना, वो इतनी पक्की थी कि हिजबुल के टॉप कमांडरों को भी रत्ती भर शक नहीं हुआ। एकदम परफेक्ट कवर। चलिए अब कहानी के तीसरे हिस्से पर लौटते हैं, जहां ये मिशन कामयाब होता है और आतंकियों का खात्मा होता है। तो हम वापस उसी बर्फीली रात के उस कैबिन में आ गए हैं। इफ्तिकार के शातिर प्लान ने आतंकियों को यकीन दिला दिया था कि वही इस ऑपरेशन का मास्टरमाइंड है। लेकिन जब अबू तुरारा ने शक में राइफल तानकर पूछा, तुम आखिर हो कौन? तो इफ्तिखार यानी मेजर मोहित के चेहरे पर कोई खौफ नहीं था, बिल्कुल शांत। उन्होंने अपना कहवा जमीन पर रखा, कंधे से AK-47 उतारी और सीधे आंखों में देखकर कहा, अगर मुझ पर भरोसा नहीं है तो ऑपरेशन नहीं हो सकता। मुझे इसी बंदूक से गोली मार दो। सोचिए उस वक्त दिल की धड़कनें कितनी तेज रही होंगी। सन्नाटा गहरा गया और तुरारा ने अपनी AK-47 उन पर तान दी। लेकिन मेजर मोहित शर्मा तो जैसे हमेशा एक कदम आगे रहते थे। पलक झपकते ही उन्होंने अपने भारी कपड़ों के अंदर छिपी 9mm की पिस्तौल निकाली। 2 अचानक गोलियां चली, पहली अबू तुरारा के सिर में और दूसरी अबू सब्जार के। दक्षिण कश्मीर के 2 सबसे बड़े और खूंखार आतंकी बस कुछ ही सेकंड्स में ढेर। और हमारा इफ्तिखार, उसने पिस्तौल नीचे रखी और बड़े इत्मीनान से अपना अधूरा कहवा पीने लगा, जैसे वहां कुछ हुआ ही ना हो। लिटरली रोंगटे खड़े कर देने वाला पल। अब बढ़ते हैं इस गाथा के चौथे और सबसे भावुक हिस्से की तरफ, द फाइनल स्टैंड, यानी आखिरी लड़ाई और सर्वोच्च बलिदान। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले अंडरकवर ऑपरेशन के बाद भी उनका सैन्य सफर थमा नहीं, बल्कि और भी खतरनाक होता गया। 1999 में IMA देहरादून से जो सफर शुरू हुआ था, वो 2004 के उस ऑपरेशन से होते हुए अंततः मार्च 2009 तक आ पहुंचा। कुपवाड़ा के हाफरूडा के घने जंगलों में आतंकियों की घुसपैठ की खबर थी और खबर मिलते ही बिना एक पल गवाए अपनी टीम के साथ वो उन बर्फीले जंगलों में निकल पड़े। तारीख थी 21 मार्च 2009।
वो जगह कोई आम जंगल नहीं, बल्कि आतंकियों का एक मजबूत गढ़ था। टीम आगे बढ़ ही रही थी कि अचानक 3 तरफ से अंधाधुंध गोलियों की बारिश शुरू हो गई। आतंकी पहले से घात लगाए बैठे थे और उस घनी बर्फबारी और मुश्किल भौगोलिक स्थिति की वजह से उन्हें एक बड़ी सामरिक बढ़त मिली हुई थी। बर्फ के उस सफेद जंगल में चारों तरफ बस गोलियों की गड़गड़ाहट और भारी अफरा-तफरी मच गई। असली लीडरशिप क्या होती है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण रणभूमि में उस दिन देखने को मिला। जब हमला हुआ तो मेजर शर्मा ने अपने जवानों से कहा कि वो कवर लें, लेकिन खुद कवर लेने से साफ मना कर दिया। वो खुले में आ गए और अपनी टीम को बचाने के लिए फायरिंग शुरू कर दी। इसी बीच उनके हाथ में एक गोली लगी, लेकिन वो रुके नहीं। उन्होंने तुरंत मल्टीपल ग्रेनेड लॉन्चर यानी MGL संभाला और अकेले ही 4 आतंकियों को वहीं ढेर कर दिया। पर तभी एक और गोली सीधा उनके सीने में आ लगी, ठीक उस जगह जहां बुलेट प्रूफ जैकेट का कवर नहीं था। शरीर से बहुत ज्यादा खून बह रहा था, लेकिन वो एक पेड़ के सहारे खड़े रहें, सिर्फ इसलिए ताकि उनके बाकी साथी सुरक्षित जगह तक पहुंच सकें। उनके साथियों को रेडियो पर उनकी आवाज लगातार सुनाई दे रही थी और वो आखिरी शब्द थे, फायरिंग रुकनी नहीं चाहिए। सिर्फ 31 साल की उम्र, शरीर पूरी तरह से जवाब दे रहा था, लेकिन वो अदम्य साहस, वो जोश, वो रत्ती भर भी कम नहीं हुआ था। इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से में आते हैं एक अमर गाथा और अशोक चक्र का सम्मान। ये भीषण ऑपरेशन पूरे 5 दिनों तक चला था। 17 खूंखार आतंकी मारे गए, लेकिन भारत ने अपना एक अनमोल रत्न खो दिया। मेजर मोहित शर्मा ने वीर गति प्राप्त की। उनके इस अद्वितीय नेतृत्व और अदम्य साहस के लिए उन्हें मरणोपरांत देश के सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। तो अंत में एक सवाल हम सबके लिए छोड़ जाता हूं। क्या लगता है, एक पूरा देश चैन की नींद सो सके, इसके लिए अपना पूरा अस्तित्व मिटा देने में क्या कुछ लगता होगा? मेजर मोहित शर्मा की ये अमर गाथा सैन्य इतिहास के हर छात्र और इस देश के हर नागरिक को हमेशा याद दिलाती रहेगी कि हमारी इस शांति की असली कीमत क्या है।